एक्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद सलाउद्दीन शाह साहब, एक्स डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शाहिद भट्टी साहब और दीगर तमाम मेहमान गिरामी जो दूर दराज से तशरीफ लाए, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में जिन मकासद की तकमील के लिए आज आल पाक रजिस्टर्ड एसोसिएशन का क्याम अमल में लाया जा रहा है, जनाब स्पीकर, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ये धरनों की बात नहीं है। इस एसोसिएशन का कोई फर्क ना तो उसका किसी धरने से ताल्लुक होगा और ना ये सफ़ेद पोश लोग धरनों की नजर होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हम पार्लिमानी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान से और सूबाई हुकूमतों से मामला को डिस्कस करेंगे, खुद कन्वेंस होंगे और उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि स्पीकर साहब की इंतहाई मसरूफियात हैं और उन्होंने बड़ा हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर टाइम निकाला है, इसलिए मैं मजीद आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। शुक्रिया सर। ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन रजिस्टर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक़िद हो चुकी। इसके अहदेदारान इस बात का अज़्म कर रहे थे कि हमने अपने तमाम पेंशनर की फलाह बहबूद के लिए हिम्मत और जिद्दोजहद से काम लेना है और ये बात सबके सामने आया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और मैं चाहूँगा कि मैं जो मरकज़ी सदर हैं आल पाक पेंशनर एसोसिएशन के सैयद हफीज़ सदवारी साहब, उन्हें दावत दूंगा और उनकी आमद से पहले मैं 2 अशआर पढ़ूंगा और फिर आपने भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करना है। तुझको सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू में सिरंग मिलते हैं, जैसे सहरा में आग जलती है, जैसे बारिश में फूल खिलते हैं। भरपूर तालियां आपकी। इससे पहले सदवारी साहब स्टेज संभाले, मैं एक ज़रूरी ऐलान आज इस मौके पर करता हूँ और सरप्राइज के तौर पर करता हूँ। जनाब तारिक महमूद साहब को हज़ारा डिवीजन का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाता है और सैयद सलाउद्दीन शाह साहब को उनकी सलाहियतों के सिले में डिस्ट्रिक्ट मानसरा का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़तमाब आलिए ज़ी वक़ार मुश्ताक अहमद गनी साहब, स्पीकर सूबाई असम्बली KP के, मोहतरम जनाब रिजवान रियाज साहब, सेक्रेटरी जनरल APPA, जितने भी ओहदेदारान मेंबरान तशरीफ लाए हैं और सबसे बढ़कर आज की इस तकरीब को सजाने वाले, इस तकरीब के दुल्हा जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब, मरकजी नायब सदर, इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज का ये छोटा सा प्रोग्राम जनाब स्पीकर, ये हलफ बर्दारी की तकरीब है और ये ऐसे लोगों की तकरीब है कि जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, लागर हैं और जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान को दिया और कोई 50 साल की उम्र में, कोई 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ। तो आज जबकि पूरे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन की तंजीमात हैं, लेकिन पेंशनर्स को मुत्तहिद करने के लिए कोई फोरम ना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह एजाज़ हासिल हुआ कि हमने ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी और इस वक्त
जनाब स्पीकर, ये पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म, मुतर्रक और फाल हो चुकी है। जैसा कि मुश्ताक साहब ने फरमाया, हम ना तो एहतजाज कर सकते हैं, ना धरने दे सकते हैं, ना आंसू गैस का सामना कर सकते हैं, ना शेलिंग का सामना कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे और आपको हम अपना बतौर सरपरस्ती आला मानते हुए आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जो चार्टर ऑफ डिमांड आज पेश किया जा रहा है वो आप इंतहाई खलूस नीयत से और पेंशनरों का दर्द दिल रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब और वफाकी वज़ीर ख़जाना तक पहुँचाएंगे। मैं जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स ने फरवरी 2021 में जब एहतजाज किया था, शायद आपको याद होगा, 10 फरवरी 2021, अगर आपको याद हो तो उस वक़्त सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स इकट्ठे थे, उन पर शेलिंग भी हुई, आंसू गैस भी चलाई गई, लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन जब मुज़ाकरात का वक्त आया तो सरकारी मुलाजमीन के टाउट लीडरों ने पुलिस को घर बुलाकर गिरफ्तारियां दे दी और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर पर तशद्दुद करवाया। और जब मुज़ाकरात का टाइम आया, अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर और जनाब शेख रशीद साहब उस वक़्त के वज़ीर दाखिला, तो उस वक़्त जब मुज़ाकरात हुए जनाब स्पीकर, तो पेंशनर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया, पेंशनर्स की कोई नहीं सुनी गई। वहाँ भी हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए उस वक़्त 25% डिस्पैरिटी अलाउंस 1 मार्च 2021 से ऐलान किया, लेकिन पेंशनर्स को बिल्कुल भुला दिया गया। जनाब स्पीकर, इसके बाद फिर 1 साल गुजर गया, फिर एहतजाज की कॉल दी गई। ये मार्च 2022 की बात है। 10 फरवरी 2022 को जब एहतजाज की कॉल दी गई तो फिर हमें ये उम्मीद हुई कि हुकूमत पाकिस्तान हम पर रहम करेगी, लेकिन दूसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ कि सरकारी मुलाजमीन को 15% दे दिया गया और पेंशनर्स को बिल्कुल निकाल दिया गया। तो आज मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसाफ करेंगे, खुदारा इंसाफ कीजिए और हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हमें इंसाफ की ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहला जो मुतालबा है कि हमारा 25% 2021 वाला और 15% 2022 वाला, ये टोटल 40% और महंगाई के हिसाब से मज़ीद 60% हमारा ये मुतालबा है जनाबे वाला कि पेंशन में बिला ताख़ीर 100% इजाफा किया जाए। और जनाब दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो पेंशनर रिटायर हो चुके हैं उन्हें अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं मिली, जो कि उनकी तनख्वाहों से काटी जाती है। ये बहुत बड़ा मुतालबा है, उम्मीद है कि इस पर आप गौर फरमाएंगे। और एक बड़ा अहम मुतालबा कि जो सरकारी मुलाजमीन को हक हासिल है, जनाबे वाला 117A का कानून है, जिसमें अगर सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाए तो उनके बच्चों को स्पेशल कोटा मिलता है बगैर किसी इंटरव्यू के लिए, बगैर किसी मेरिट के। तो ये हक रिटायर्ड मुलाजमीन को भी फराहम किया जाए। और मैं आपको ये उम्मीद करूँगा और मैं आपको ये बताऊँ कि आज की डेट में लाहौर में एक एहतजाज हो रहा है 9 मार्च को, और हमें उन्हें बुलाया। हमने कहा जनाब हमारा इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, हम एहतजाज और धरनों की सियासत नहीं करेंगे जनाबे वाला, ना तो हमारा आज के एहतजाज से कोई ताल्लुक है और जो 15 मार्च को इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में एहतजाज होने जा रहा है, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है। और एक तंजीम ने 16 मार्च को भी कॉल दे रखी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा किसी भी एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। हम इंशाअल्लाह मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए से करेंगे। हमने आपको सरपरस्त अपना चुन लिया है, उम्मीद है आप हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म पहुँचाएंगे। आखिर में आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, ज़रा गौर फरमाएं कि अलकाबे सरवरी की मुझे आरज़ू नहीं,
अलकाबे सरवरी की मुझे आरज़ू नहीं, दौलत पसंद हूँ ना अकीदत चार हूँ, और फिरौन के खिलाफ नुबर्द आज़मा जो है वह सूरत गरीब का आईनादार हूँ। बहुत शुक्रिया। ये फोरम पेंशनर्स के इत्तेहाद के लिए खिश्त अवल है और इसकी बुनियाद डालने वाले यकीनन मर्द मुजाहिद हैं। आज की इस तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी फर्जंद अहमदाबाद एक ऐसी सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियत जिन पर हज़ारा भरपूर अंदाज में फख्र कर सकता है। आज मुश्ताक अहमद गनी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए तो ये इनका पेंशनर के साथ खुसूसी लगाव है और इनकी बहुत सी मसरूफियात हैं, लेकिन उनको छोड़कर यहाँ पर आए जी। और उनके खिताब से, उनकी बातें सुनने से पहले एक सोवेनियर हम मुश्ताक अहमद गनी साहब को देंगे और हमारे मेहमान खुसूसी जब स्टेज पे ये सोवेनियर लेने के लिए तशरीफ लाएंगे तो आपने भरपूर तालियां बजानी है ये मेहमान खुसूसी के लिए, भरपूर अंदाज में क्लैप कीजिए। जी और मैं दो अशआर पढ़ूंगा और उसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे मेहमान खुसूसी को, तो आपने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करना है। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। भरपूर तालियों में आज की तकरीब के बहुत सारे मेहमान खुसूसी। सैयद हफीज समझवारी साहब, मरकजी सदर ऑल पाक पेंशनर एसोसिएशन, मोहम्मद रिजवान साहब, रिजवान रियाज साहब, मरकजी सेक्रेटरी, मुश्ताक अहमद साहब, एक्स प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज अहमदाबाद एंड वाइस प्रेसिडेंट सेंटर, तारिक महमूद साहब, चेयरमैन ज़कात एंड एक्स डीजी स्पोर्ट्स, मेरे प्रेस के साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी इस महफिल में आ जाकर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग वो लोग हैं जो अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा इस मुल्क के आवाम की खिदमत के लिए सर्व करके रिटायर होते हैं। आपका एजुकेशन से ताल्लुक हो, आपका किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो, हर एक की ये कोशिश रहती है अपनी सर्विस के दौरान कि वो अपने फ़राइज़ की कमाई का बजावनी के लिए कोशिश करते हैं और फिर एक टाइम आता है कि वो रिटायर लाइफ गुजारना शुरू करते हैं। मैं आपकी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करता हूँ कि जो पेंशनर्स जब पेंशन के ऊपर आ जाते हैं तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता, ना तो वो इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि वो कोई और काम साथ कर सकें अपनी ज़िंदगी के पहिए को चलाने के लिए, और ना उनकी सफ़ेद पोशी इस बात की इजाज़त देती है कि वो किसी के सामने अपने दिल का हाल बयान कर सके, अपनी मुश्किलात का इजहार कर सके।
इसलिए ये जो पेंशनर्स हैं उनके महंगाई के तनासुब से पेंशन में भी इजाफा करना चाहिए। और मैं इस बात पे भी मुत्तफिक हूँ आपके साथ कि जो आपने डिसीज सन की बात की कि ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई सरकारी मुलाजिम फोत हो जाता है तो 100% कोटा उनके बच्चों को मिलता है। तो आपका भी ये राइट बनता है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी ये फैसिलिटी जो है या अपॉर्चुनिटी जो है आपके बच्चों को हासिल होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह अपने नोट के साथ प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट तक आपकी ये डिमांड्स पहुंचाऊंगा और अपनी असेंबली के फोरम पर भी इसके बारे में इंशाल्लाह आवाज़ बुलंद करवाऊंगा ताकि आपका ये जो जनरल डिमांड्स हैं इनको पूरा किया जा सके। मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ से भी सीधा इस्लामाबाद निकलना है, जहाँ पे भानमती का कुंभा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया हुआ है। वो ये समझते हैं कि अपने आप को कानून से बचा लेंगे, एनआरओ हासिल कर लेंगे, जो उन्होंने करप्शन किया है उसका हिसाब किताब मांगने वाले से जान छुड़ा लेंगे। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि हर फिरौन रामूसा इमरान एक ऐसा मर्द मैदान है कि वो इस भानमती के कुंभे से घबराने वाला नहीं है। वो मुकाबला करना जानता है, वो हार नहीं मानता, हार को अपॉर्चुनिटी में बदलने का फन जानता है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है और आप देखेंगे अगले 2-4-5 दिनों में कि इस अपोजिशन का हाल क्या होता है। ये वो लोग हैं आपके सामने। शहबाज शरीफ ने लाहौर के जलसे में कहा था कि मैं जरदारी को पूरे मुल्क के शहरों के नाम लिए थे इंक्लूडिंग पेशावर, कि मैं इन सड़कों पे घसीटूंगा। आज वो घसीट रहे हैं एक दूसरे से गले मिल के, और मौलाना साहब उनके साथ हैं। लेकिन वो ये याद रखें कि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं है। कोई शक नहीं कि महंगाई है, और यही इमरान खान का एक इशू है। इमरान खान के ऊपर मेफेयर के प्लाटों का इल्जाम या फ्लैटों का इल्जाम नहीं है, उसके ऊपर सरे महल का इल्जाम नहीं है, वो रूसी सियासत का कायल नहीं है, उसका कोई बेटा या बेटी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए मौजूद नहीं है। और ये बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, छोटा मियाँ, गोद वाला मियाँ, और इसी तरह जरदारी और भुट्टो जरदारी और बिलावल जरदारी, ये फैमिलीज लिमिटेड पॉलिटिकल कंपनीज हैं। दीज आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर फैमिलीज लिमिटेड कंपनीज। इनकी पार्टियों में तो पार्टी के खिलाफ बात करना ही जुर्म अजीम समझा जाता है, और ये सिर्फ उस लूट मार के पैसे को बचाने के लिए अपनी फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं। और अभी सब एक दूसरे के खिलाफ करते, जब इलेक्शन होगा ये मुस्लिम लीग नून, ये पीपल्स पार्टी, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबा होंगे। लेकिन आज अदालतों से बचने के लिए, एनआरओ हासिल करने के लिए
इमरान खान को हटाने के लिए ये मुत्तफिक हो गए हैं। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये बात कंटेनर पे खड़े होकर कही थी कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे चोर और डाकू इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ, और आज वो इकट्ठे हो गए हैं। और वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन में आगे निकल जाएंगे। कैसे मुमकिन है? इस मुल्क के अवाम बाशऊर है, उन्होंने देख लिया कि बार बार इन पार्टियों को चांस मिलते रहे, इस मुल्क के ज़मा में इक़्तिदार पे आने ख्वाहिश होते रहे। लेकिन आज ये मुल्क $100 अरब का मकरूज तो इन्होंने किया है, उस $100 अरब का कोई तो बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दे मुल्क के अंदर। और हमें जो विरासत में चीजें मिली उसमें ये $100 अरब का कर्जा भी मिला, और जिसको हम आप सब अदा कर रहे हैं। ये भी हमारी महंगाई का एक बायस। फिर जो पैंडेमिक आया ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोविड, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और पाकिस्तान भी उससे बेहद मुतासिर हुआ। और उससे फिर सप्लाई और डिमांड का फर्क पड़ गया, और वो भी महंगाई का एक बहुत बड़ा बायस बना। ऑयल की प्राइसेस जो कभी $30, $40, $50 पर बैरल था, आज $105 पर बैरल है। और आज ऑयल की हुकूमत की लेवीज या कोई टैक्स नहीं है, सारे हुकूमत ने बेवाक किए हुए ताकि जितना रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है और वो दिया जा रहा है। तो ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, डॉलर ऊपर चला गया सारी वजूहात की वजह से, और चीज़ें महंगी हो गई। अमरीकी चीख रहे हैं, यूके वाले चीख रहे हैं, जर्मनी वाले चीख रहे हैं। 50 साल इतनी महंगाई इन मुल्कों में नहीं आई, 30 साल नहीं आई बाद मुल्कों में, 20 साल नहीं आई बाद मुल्कों में जितनी आज महंगाई इन इंटरनेशनल अवामल और ख़ासतौर पर अभी रशिया की जो जंग यूक्रेन के खिलाफ है वो भी इफेक्ट कर रही है बैटरी। तो यहाँ आज जरदारी होता है या नवाज शरीफ, इस महंगाई ने यूं ही होना। उसके बावजूद आप दूसरी तरफ देखें तो इनके दौर में तो आवाम को कभी रिलीफ नहीं मिला। आज ये बार आपको खवातीन और लोग नजर आ रहे हैं। ये एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब तरीन लोग हैं हमारे मुल्क के और हमारे सोसाइटी के, जिनको पहले 12,000 और अभी 15,000 रुपया माहाना हुकूमत दे रही है, ताकि इस महंगाई में कुछ इनका गुजर बसर हो सके। यही नहीं, आप मेरे बुजुर्ग भाई पेंशनर बैठे हैं, आज आपको अगर फैमिली की अपने इलाज की जरूरत पड़ जाए जिसमें 5, 6, 7, 8 लाख खर्चा हो, तो क्या आप इस पेंशन के अंदर पूरा कर सकते हैं? या ये जो गरीब लोग बाहर बाग में बैठे हुए हैं, ये इलाज का अखराज उठा सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने 1000 गलतियां की होगी, लेकिन ये जो काम कर गया, ये काम इतना बड़ा काम किया कि हर शहरी की जेब के अंदर 10 लाख रुपया डाल सकते हैं। आज सबसे इलाज है, सबसे मुश्किल। अगर खाना किसी के पास नहीं है तो कोई पड़ोसी भी खाना दे देता है, लेकिन दिल का ऑपरेशन कोई पड़ोसी किसी का नहीं कराता। स्टंट डालते हो तो कोई किसी का नहीं डालता। अगर डायलिसिस करते हो तो कोई पड़ोसी डायलिसिस के पैसे नहीं देता। अगर लिवर ट्रांसप्लांट करना हो तो कोई उसके लिए 50-60 लाख रुपए किसी गरीब को नहीं देता। हमारे सूबे में अभी तक 3 केसेस लिवर ट्रांसप्लांट के हमने कर दिए, जो गरीब लोगों को तो 50-60 लाख का खर्चा है, वो भी इसी प्रोग्राम के तहत। इस बीमारी के लिए ज्यादा पैसे भी रखे गए हैं इस कार्ड के अंदर। फिर जिनके पास घर नहीं है उनको बगैर इंटरेस्ट फ्री 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्जे दिए जा रहे हैं, और ये अखुवत तंजीम है जिसके जरिए दिए जा रहे हैं। उनको अभी 6-7 अरब रुपया गवर्नमेंट ने दिए। यहाँ मैं अपने शहर की बात करता हूँ, हर महीने
एक मस्जिद में वो लोगों को बुलाते हैं और हमसे चेक 2-2, 2.5 करोड़ रुपए के चेक हम लोगों में देते हैं। कोई स्मॉल बिजनेस के इंटरेस्ट फ्री लोन होते हैं 50,000 रुपये तक, कोई कारपेंटर चीज़ें ले रहा है, कोई वेल्डिंग वाला अपनी चीज़ सामान ले रहा है, कोई मोटर मैकेनिक अपनी चीज़ें, कोई सिलाई मशीन है, कोई इस तरह की चीज़ें। और वो बहुत से लोग हैं जो अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। और इसी तरह कोई घर जिसने बनाना है उनको पैसे भी उसके अंदर दिए जा रहे हैं। अब ये गरीब बच्चों की तालीम के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप भी आ रहा है, ताकि गरीब का बच्चा अगर क्वालिफाई करता है मेरिट में किसी भी अच्छे इदारे को, जैसे हमारा गुलाम मुस्तफा खान इंस्टीट्यूट है JIK सवाबी में, उसकी 8 लाख रुपया फीस है, तो वो फीस हुकूमत दे उस गरीब बच्चे के लिए। तो ये काम तो यही हुकूमत कर रही है, सिवाय एक महंगाई। और महंगाई का जो एक माहौल बनाया लोगों के दिलों में, क्योंकि ये सारी पार्टियां, जिसे मैं बानबत्ती का कुंभा कह रहा हूं, ये एक पेज के ऊपर है, एक ही बात सारे करते हैं, तो लोगों के ज़हन में वो बात ज्यादा सराहत करती है। जबकि है ये बैन अक़वामी मसला, बीमारी 100 साल बाद ऐसी बीमारी आती है पैंडेमिक, ये हमारी दौर पे आनी थी, ये अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन जिस तरीके से हम उससे निकले दुनिया उस तरीके से नहीं निकल सकती। ये भी एक इमरान खान का एक बड़ा विजन था कि स्मार्ट लॉकडाउन और बड़े तरीके से जिगजैग से रास्ते निकाल के इस पैंडेमिक से उनको निकाल लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब हम तरक्की की जाने बढ़ रहे हैं। आप जाए फैसलाबाद से पूछें कि वहां जो कपड़े के हमारे कारखाने हैं, आज बांग्लादेश और इंडिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के ऑर्डर आज इतने ज्यादा हैं हमारे पास कि ये पूरा ही नहीं कर पाते। और पिछले महीने की स्टेटमेंट है कि उनको इतनी लेबर चाहिए जो फैसलाबाद के अंदर उनको अवेलेबल है। बिजली की कमी थी, 10 डैम बन रहे हैं मुल्क के अंदर। यकसा निसाब तालीम की बात की गई। यहाँ हमारे सरकारी स्कूलों में क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा क्लास 4 या क्लर्क, या चूंकि वो लायक बच्चे भी आगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते थे कि ऊपर जाके हायर एजुकेशन में सारे टेस्ट और वो इंग्लिश में सारी चीजें होती थी। पीछे से मैथ था, फिजिक्स उर्दू में पढ़ता था, FSC में उसको अंग्रेजी में फिजिक्स दे देते। हमने जब 2013 में इक़्तिदार संभाला सूबे के अंदर, तो हमने तमाम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दिया क्लास 1 से, और अभी वो 10 में पहुंच गए इंशाल्लाह, अभी पहुंचने वाले हैं, अगले साल पहुंच जाएंगे। तो ये डिस्पैरिटी भी हमने खत्म कर दी। अब गवर्नमेंट स्कूलों के लड़के भी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, जर्नल भी बनेंगे। इसको हमने तालीम का सिस्टम ही बदल दिया। पहले सिफारिश में टीचर भर्ती करते थे, आज NTS के ऊपर, रीटा के ऊपर टीचर भर्ती हो रहे हैं, और वो इतने अच्छे टीचर आ रहे हैं कि आपको आप देख लें स्कूलों में जाकर। तो ये सारी चीजें, और फिर 70 साल की चीजों को कोई 2-3 साल में एक्सपेक्ट करें कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नामुमकिन सी बात होती है। इन हालात को ये बिगाड़ने में अगर 70 या 72 साल लगे हैं इन हुकूमतों के, तो इसको ठीक करने के लिए भी 5-10 साल का अर्सा कम अज कम चाहिए, तब जाके ठीक होगा। खान ये काम कर रहे हैं, उसका और कोई मिशन नहीं है, कोई कारखाना, कोई जागीर, कोई सिलसिला नहीं है। हर वक्त सोचता है तो इस मुल्क के आवाम के लिए सोचते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी शिकस्त फाश होगी, और इंशाअल्लाह 2023 में भी तहरीक इंसाफ भारी अक्सर से कामयाब होगी। और ये जो सफर है, ये सफर जारी रहेगा। यही हुकूमत महंगाई को भी कम करेगी, यही हुकूमत पेंशनरों की पैसों में इजाफा करेगी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेगी। करेगी कब?
जब पैसा पास आएगा, और पैसे के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में 21-22 लाख लोग टैक्स देते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 8 लोग हैं। 15 लाख सरकारी मुलाजिम टैक्स देते हैं, जो एक्सोर्स डिडक्ट होता है, और हम जैसे 5-6 लाख लोग हैं टोटल। और ये टोटल तो साढ़े चार हजार अरब रुपए हमारा टैक्स इकट्ठा होता है। 4.5 अरब रुपए, जिसमें 3,000 हम सूद और कर्जा दे देते हैं, और 1,500 रुपये हम सारा निज़ाम चलाते हैं। और अभी इसी साल इंशाल्लाह देखेंगे 5,500 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा कि उन्होंने उन लोगों को कैच करना थ्रू नाजरा शुरू कर दिया है जो नॉन फाइलर है, टैक्स नहीं देते और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं और बड़े बड़े घर भी हैं। तो ये वाइडन हो रहा है, और जब पैसा आएगा तो जाहिर है इस मुल्क के अवाम का पैसा होगा, उन्हीं के ऊपर खर्च होगा। और अभी भी जितना पैसा है, अब कह रहे थे तो बड़ी आसान बात है जी 10 लाख रुपए पर बंदा, तो ये दुनिया में वाइड मॉडल है हेल्थ का। ये जो है दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन वो लोग अपने प्रीमियम खुद अदा करते हैं। जहाँ आपका प्रीमियम हुकूमत अदा करती है, या आपको एक पैसे नहीं अदा करना पड़ा, तो ये पैसे हुकूमत लगा ही रही है।